हरे कृष्णा। कौन सी स्कीम पढ़ रहे थे हम लोग? अच्छा, उससे पहले होते हैं, अभी आज एक न्यूज आई, अलीगढ़ के जूस वाले को इनकम टैक्स ने 7.79 करोड़ की एक नोटिस भेजी है। जूस वाले के पास 7 करोड़ की नोटिस आई है टैक्स के बकाए की। और पता ये चला कि लोग क्या कर रहे थे, कुछ लोग उसका पैन कार्ड यूज करके फर्जी फॉर्म बना करके परचेज और सेल कर रहे थे। पैन कार्ड उसका यूज किया हुआ है। जूस बेचने वाले को पता ही नहीं को 20-30 रुपए का जूस बेच रहा है। उसके नाम से करोड़ों का धंधा चल रहा है। इनकम टैक्स वाले कह रहे तुम्हारा 8 करोड़ रुपए बकाया है भैया, नोटिस है। अच्छा, इसके अलावा एक और न्यूज आपको बताते हैं। निर्मला जी कह रही हैं अब से जो नया इनकम टैक्स बिल आएगा ना, उसमें प्रावधान डाल रही, प्रोविजन डाल रही है कि आपके मैसेजेस भी वो देख सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके मैसेजेस भी देख सकता है, ये जानने के लिए। जैसे कुछ लोग नहीं मैसेजेस में बात करते हैं, आज कैश कितना आया, 2 करोड़ का कैश आया। तो कैश जानने के लिए वो आपके मैसेजेस पढ़ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और साथ में आपकी मोबाइल की हिस्ट्री की मतलब लोकेशन की हिस्ट्री भी देख सकता है, ये जानने के लिए कि वो कैश कहाँ छुपाया है। ये भी उसके बाद, मतलब जो आप ये मोबाइल का झुंझुना लेके घूम रहे हैं, सोशल मीडिया सब बंद कर दो। क्योंकि ये सारी जानकारी आपको पता ही नहीं है, आप जहां बैठे हैं ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पता चल जाएगा। वो लोकेशन देख रहा है आपकी बैठ के, और हिस्ट्री भी निकाल सकता है बैठ करके कि आप कहाँ पे बैठे हैं, है ना। और या कमाना बंद कर दो या 2 नंबर में काम करना बंद कर दो। चलो, अब इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं। हम लोग जीएसटी में पढ़ रहे थे कंपोजिशन स्कीम। अच्छा, जितना पढ़ा था उसमें एनी डाउट्स? कोई डाउट किसी को भी कोई टॉपिक पे? हाँ पूछिए। पहली बार पूछ रहे हो ना, कोई डाउट? जीवन में ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा लगा, पूछिए पूछिए, डाउट आप पूछिए। अच्छा, एग्जामिनेशन फॉर्म का डाउट, हाँ ठीक, क्या? हाँ, आईसीएसआई के ऊपर ना जीएसटी नहीं लगता। इंस्टीट्यूट जो आपको सप्लाईज दे रहे हैं ना, वो एग्जाम सप्लाईज की कैटेगरी में आती है। तो वो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए जब आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा होगा तो बिल ऑफ सप्लाई लिख के आया। टर्नओवर तो उनका उससे ज्यादा होगा, लेकिन वो एग्जाम सप्लाई थी, टर्नओवर तो 1.5 करोड़ ज्यादा, कंपोजिशन में नहीं है। लेकिन एग्जाम सप्लाईज दे रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाईज नहीं दे रहे। तो जब टैक्सेबल सप्लाईज नहीं दे रहे तो टैक्स इनवॉइस आप दे नहीं सकते, इसलिए वो बिल ऑफ सप्लाई लिख के आया। समझ में आया? जिससे स्कूल वगैरह में जो फीस जमा होती है उस पर जीएसटी नहीं है, तो स्कूल वाले आपको टैक्स इनवॉइस नहीं देंगे। ठीक है। कोचिंग की बात करते हैं, कोचिंग में कहते हैं साहब जीएसटी है। क्लियर हो गया? तो ये बढ़िया डाउट था। और हमें लगा ये पूछ रहे हैं एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है। बस, और किसी को कोई डाउट है? नहीं। तो चलो, कंपोजिशन स्कीम में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ डाला था। एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सब पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम होगा तो ही एलिजिबल हो। और ये 8 स्टेट्स आपने पढ़ लिए थे जिसके निमोनिक्स हम लोग ने क्या बनाया था, तू सनम, है ना। तो तू सनम 75 लाख मांगता है, यानी इन स्टेट्स में 75 लाख की बात होती है। एग्रीगेट टर्नओवर में सभी को जोड़ रहा था, टैक्सेबल भी, एग्जाम भी, एक्सपोर्ट भी, इंटर स्टेट भी, और वो भी पैन इंडिया बेसिस पे, यानी जितने आपके व्यापार हैं जितने स्टेट्स में, सबका टर्नओवर टोटल करके देखेंगे। क्या क्या नहीं जुड़ रहा था? जीएसटी नहीं जुड़ रहा था, इनवर्ट सप्लाई जिसपे आरसीएम दिया है वो नहीं जुड़ रहा था, या एग्जाम सर्विसेज आपकी डिपॉजिट वाला, लोन वाला जिसपे ब्याज मिल रहा है, वो वाली नहीं जुड़ रही थी, बाकी एग्जाम जुड़ती है। इसके अलावा कंडीशन रेस्ट्रिक्शन की बात करें, टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर सकते, बिल ऑफ सप्लाई इशू करनी है, टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, कस्टमर से अपनी पॉकेट में से देना है। कंपोजिशन स्कीम वाले से जो कस्टमर खरीदेगा वो भी आईटीसी बुक नहीं करेगा, कंपोजिशन स्कीम वाला खुद भी आईटीसी बुक नहीं करेगा। बिल में लिखेगा कि बिल ऑफ सप्लाई है, और उसके नीचे कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई। अपने सारे डिस्प्ले बोर्ड पे वो लिखेगा कि हम कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कराया था कि एक बार अगर आप चुनते हैं तो सारे बिजनेसेस जो उस पैन में है उनके लिए है। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो आपका राजस्थान में बिजनेस है, आपका इसके अलावा किसी और स्टेट में बिजनेस है, आपका मान लो सूरत में बिजनेस है, अब आप चाहते हैं जयपुर वाले के लिए चुनना, राजस्थान वाले के लिए, लेकिन सूरत वाले के लिए नहीं चुनना चाहते, गुजरात वाले के लिए। ऐसा नहीं हो सकता, या तो दोनों के लिए आप कंपोजिशन स्कीम में जाएंगे, या दोनों के लिए कंपोजिशन स्कीम से बाहर रहने वाले हैं। और एक बार आपका टर्नओवर वो लिमिट ब्रीच कर जाएगा करंट ईयर में, तो ये स्कीम आपके लिए उसी समय से बंद हो जाएगी। इसमें मैंने आपको अपने बर्थडे वाले दिन का एग्जाम्पल दिया था, याद है मेरा बर्थडे? क्या विश करना, गिफ्ट देना, ठीक है, ऑल टाइप ऑफ गिफ्ट्स आर एक्सेप्टेड। ठीक है।
अब बात करते हैं कंपोजिशन स्कीम में कौन कौन नहीं आ सकता, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था सर्विस वाला नहीं आ सकता, रेस्टोरेंट सर्विस वाला आ सकता है। और सर्विस वाले के लिए एक नई स्कीम है जो आपको इसके बाद पढ़ाऊंगा, ऑल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम है, यानी इस स्कीम में सर्विस वाला नहीं आ सकता। गुड्स और सर्विस जिसपे जीएसटी नहीं लगता, यानी नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई मना है गुड्स और सर्विस की, लेकिन आप खरीद सकते हैं, खरीदना मना नहीं है। यहां तक हम लोग ने पढ़ लिया है ना। अब यहां से पढ़ना था, डी पॉइंट से पढ़े। आइए, पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज थ्रू एन ईसीओ हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। ऐसा बंदा इसमें नहीं आ सकता जो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है। किसके थ्रू सप्लाई कर रहा है सर? ईसीओ के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। ये ईसीओ कौन होता है? जो ऑनलाइन आपको प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में मदद कर रहा है। जैसे बहुत सारे आज की तारीख में अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है ना, अर्बन कंपनी है। कह रहे हैं सर अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ईसीओ के थ्रू, और ऐसा ईसीओ जिसको टीसीएस कलेक्ट करना है, टैक्स कलेक्ट करना है। अब आप ये नहीं भी समझोगे तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, आप केवल इतना भी याद कर लोगे, सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो ईसीओ के थ्रू तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो आ सकते हो। आप अपनी शीट में एक मिनट आइए, ये डी पॉइंट में देखिए, गुड्स लिखा होगा, गुड्स और सर्विस दोनों लिखे हैं। क्या लिखा है चेक करिए, दोनों लिखे हैं। उसमें गुड्स और हटा दो, यानी सिर्फ सर्विस बचाओ जो यहां पे लिखा हुआ है इस समय। पहले गुड्स भी मना हुआ करते थे, अब सिर्फ क्या मना है? सर्विसेज मना है। तो आप गुड्स सप्लाई कर सकते हो, गुड्स में कोई दिक्कत नहीं है, आप तब भी कंपोजिशन स्कीम में आ जाओगे। लेकिन सर्विसेज अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो मना है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया। उसके बाद एफ और जी पढ़ते हैं, फिर ई पढ़ेंगे अभी। एफ, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। इसको प्यार से हम लोग सीटीपी बोलते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब ये होता कौन है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? टैक्सेबल पर्सन समझते हो कौन होता है? हाँ, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हो। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है मिस्टर एक्स, और ये रजिस्टर्ड है जीएसटी में, गुजरात में रजिस्टर्ड है, सूरत में मान लो इसका बिजनेस है, सूरत सिटी हो गया, गुजरात आपका स्टेट हो गया। अब गुजरात में ये रजिस्टर्ड और इसका व्यापार है लेट्स से सॉक्स का, मोजे बेचता है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, टैक्सेबल पर्सन। अब हुआ क्या, कानपुर में कोई फेयर लग रहा था, कोई फेयर, कोई एग्जीबिशन, मेला लग रहा था। मान लो कानपुर में मोती झील में एक एग्जीबिशन लगना है। अब ये बंदा मिस्टर एक्स बंदा, ये बंदा चाहता है कि हम थोड़े टाइम के लिए इस फेयर में भी पार्टिसिपेट करें, यानी ये बंदा कानपुर में भी अपना स्टॉल लगाना चाहता है मोजों का। अब यूपी में तो तुम रजिस्टर्ड हो नहीं, तुम रजिस्टर्ड कहां पे हो? गुजरात में। और यूपी में तुम परमानेंट रजिस्ट्रेशन भी नहीं चाहते, क्योंकि यूपी में तुम व्यापार नहीं डाल रहे हो, तुम तो फॉर दी टाइम बिंग आए हो यूपी में व्यापार करने के लिए। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन टाइम बिंग के लिए आए हो, उसके बाद जैसे ही वो खत्म हो जाएगा तुम चले जाओगे। ऐसे बंदे को यूपी में या किसी भी स्टेट में, किसी दूसरे स्टेट में जहां पे वो रजिस्टर्ड नहीं है, व्यापार करने को तभी मिलेगा जब पहले वो यहां पे भी रजिस्ट्रेशन ले अंडर द कैटेगरी ऑफ सीटीपी, यानी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, आप इसको समझने के लिए बोल सकते हैं। बट इसका एक्चुअल वर्ड जो है वो है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, यानी वो रजिस्टर्ड है गुजरात में, वहां तो सब कुछ ठीक है, वहां से जो सामान बेचता है टैक्स लगता है, सब कुछ ठीक है। आप यूपी में काम करने आ रहे हैं तो हम आपसे ये तो कह नहीं सकते कि परमानेंट वाला रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा यूपी में भी, व्यापार करने से, शुरू करने से पहले, कम से कम 5 दिन पहले आपको ये रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर द कैटेगरी ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब कभी कभी यहां पे टैक्सेबल होता है, हमेशा काम नहीं करता, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। और साथ में इसमें एक काम और भी होता है कि इसमें जो भी टैक्स बनता है ना एस्टिमेटेड, वो आपको एडवांस में जमा कराना पड़ता है। यानी
बाकी जगह पे तो क्या होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन ले लिया, उसके बाद हमने जो भी सप्लाईज करी, उसके बाद जो टैक्स बना, फिर एक ड्यू डेट आई, बाद में जमा कराया। बट अगर आप सीटीपी की कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको ये सबमिशन देना होता है कि आपको क्या लगता है आप कितना माल यहाँ पे बेच लेंगे, उस पर अप्रोक्सीमेटली कितना जीएसटी बनेगा, आप वो पहले जमा कराते हैं, तब सीटीपी का रजिस्ट्रेशन मिलता है। उसके बाद ही आप उस एग्जीबिशन में पार्ट ले सकते हैं। एटलीस्ट 5 डेज प्रायर आपको ये काम करना होता है, कम से कम 5 दिन पहले आपको ये काम करना पड़ता है। ऐसे बंदे को हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। यानी हिंदी में मतलब क्या हुआ कि सर एक ऐसा बंदा जो रजिस्टर्ड है किसी और स्टेट में, लेकिन व्यापार करने आ रहा है किसी दूसरे स्टेट में फॉर द टाइम बिंग, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है अंडर द कैटेगरी ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब अगर मान लो ये बंदा कह रहा है कि सर हमें यूपी में रजिस्ट्रेशन लेना है सीटीपी की कैटेगरी में, और हमको कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर कर लो, गवर्नमेंट कह रही नहीं, सीटीपी के लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं। सीटीपी के लिए कौन सी स्कीम है? रेगुलर स्कीम। आप सीटीपी हैं, आप कंपोजिशन में नहीं आ सकते। सीटीपी का मतलब समझ पा रहे हैं आप? पक्का? कोई डाउट अगर आपके दिमाग में आता हो? नहीं तो मे भी जहां पे भी आप रजिस्टर्ड है वहां काम करें, कोई टेंशन नहीं। किसी दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं, फॉर द टाइम बिंग कर रहे हैं, तो आपको कौन सा रजिस्ट्रेशन लेना है? सीटीपी की कैटेगरी में। और सीटीपी वाला रेगुलर स्कीम में ही रजिस्टर्ड होता है, कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं होता। एक दूसरा आता है एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अब ये क्या होता है? जैसे सीटीपी होता है ना, उसी तरीके से इसको समझाता हूं। देखिए एनआरटीपी इंडिया में कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, इंडिया के बाहर उसका व्यापार है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इंडिया के बाहर व्यापार है। मान लो इंडिया के बाहर उसकी फैक्ट्री है, मोजों की, सॉक्स की फैक्ट्री है, और फॉर द टाइम में कानपुर आना चाहता है व्यापार करने के लिए, एग्जीबिशन में पार्ट लेने के लिए, तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यहां पे कौन सी कैटेगरी में लेना पड़ेगा? एनआरटीपी के लिए लेना पड़ेगा। और एनआरटीपी में जब रजिस्ट्रेशन लेगा तो क्या उसको कंपोजिशन स्कीम में मिलेगा? आंसर इज नो। तो सीटीपी एनआरटीपी में अंतर समझ में आ रहा है? सीटीपी जो ऑलरेडी इंडिया में कहीं पे रजिस्टर्ड है किसी दूसरे स्टेट में, और कहीं दूसरी स्टेट में जा रहा है व्यापार करने के लिए फॉर द टाइमिंग। एनआरटीपी जो इंडिया में कहीं नहीं उसकी प्रेजेंस है, लेकिन फॉर द टाइमिंग यहां पे आ रहा है। अगर परमानेंटली यहां पे आ रहा होगा, एनआरटीपी परमानेंटली कानपुर में एक बिजनेस खोलने जा रहा है, तो क्या करेगा? फिर तो आप परमानेंट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आपको। बट आप फॉर द टाइम बिंग आ रहे हैं तो एनआरटीपी को रजिस्ट्रेशन एनआरटीपी कैटेगरी में लेना पड़ेगा, और इसमें भी 5 दिन एडवांस में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इवन एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी भी 5 दिन पहले आपको जमा करानी। हाँ, बाद में जब जो एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी बनेगी कम या ज्यादा वो देख लिया जाएगा। अगर आपका कम बनती तो आप और जमा करा देंगे, ज्यादा जमा करा चुके हैं तो वो रिफंड हो जाएगा, वो बात की बात है। हाँ हाँ मैं समझाता हूँ। देखिए जैसे कह रहे मान लीजिए अभी महाकुंभ आया है ना, अब वहां पे मान लो कोई इंसान जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वहां बिजनेस कर रहा है, तो क्या होगा? अब जैसे मान लो एक इंसान है जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, पूरे इंडिया में कहीं रजिस्टर्ड, इंडिया का है, वहां चाय बेच रहा है, कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, ना वो सीटीपी है ना वो एनआरटीपी, वहां चाय बेच रहा है। एज लॉन्ग एज उसका टर्नओवर वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर नहीं होता है रजिस्ट्रेशन की, तो उसको कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। थ्रेशोल्ड लिमिट रजिस्ट्रेशन की 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख, रजिस्ट्रेशन नहीं करा। उसके ऊपर निकलता है तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन कराना है। समझ गए? और अगर वो कोई और व्यापारी है किसी और स्टेट का और वहां पे आ रहा है फॉर द टाइम भी बिजनेस करने, तो सीटीपी का रजिस्ट्रेशन करा के तुमको आना है। किसी और स्टेट में का हो, रजिस्टर्ड हो, और कुंभ के मेले में वो भी चाह रहा है कि हम भी स्टॉल लगा लें, हम भी अपना काम कर पाए, तो तुम्हें सीटीपी में रजिस्ट्रेशन करा के आना पड़ेगा। जैसे ऐसे समझिए, मान लो एक इंसान सब्जी का ठेला लगाना चाहता है, तो क्या वो सीटीपी हो गया? वो एनआरटीपी? वो कुछ नहीं है, वो नॉर्मल है, वो सब्जी का ठेला लगा रहा है। एज लॉन्ग एज उसका टर्नओवर उस लिमिट से एक्सीड नहीं करता, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। और एक्सीड कर भी जाए तो सब्जी वैसे भी एग्जेम्प्ट है। सब्जी की जगह कोई और एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मान लो मोजे का ठेला लगाता है ना, तो मोजे का ठेला लगा रहा है, एज लॉन्ग एज उसका टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रहा 40 लाख से, मस्ती में ठेला लगाइए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। लेकिन उससे एक्सीड कर गया तो लेना पड़ेगा। चाट का ठेला लगा रहे हैं, अभी इसमें भी ना एक थोड़े टाइम पहले एक व्यापारी को जीएसटी की नोटिस आई, चाट के ठेले लगाता था, जीएसटी में रजिस्टर्ड तो होगा नहीं, उसने यूपीआई से जो पेमेंट लिया वो 20 लाख से काफी ज्यादा निकल गया। अब चाट का ठेला लगा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा निकल गया, 50-60 लाख का उसका यूपीआई का पेमेंट था जो भी, तो उन्होंने जीएसटी वाला नोटिस भेज, तुमने रजिस्ट्रेशन का नहीं कराया। तो इससे एक ये सबक भी मिलता है
कि जीएसटी में कह रहे यूपीआई में पेमेंट ना लो, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लो, ये भी सबक तो मिलता है। हमेशा गलती क्यों समझना। बाकी तो आप समझिए क्या कह रहे, यूपीआई में पेमेंट ना लो, कैश में ले लो, है ना। ये जो चार्ट वाले है ना कानपुर में, बहुत से चार्ट वाले, एक सर्वे हुआ था, बहुत करोड़पति हैं 229 कह रहे हैं चार्ट वाले। अब इन्होंने बगल में देखा कि हम लोग भी यही काम कर लें क्या, ओ यार। और बहुत बढ़िया काम है इन्वेस्टमेंट। देखिए सुबह इन्वेस्टमेंट करनी है, शाम को पूरा वापस। सुबह जाइए मंडी जाइए, आलू आलू खरीदिए, चटनी बनाइए, सब कुछ करिए, फिर लोगों को बिना नहाए खिला दीजिए, लोग खा लेंगे, आपको पैसा दे जाएंगे, है कि नहीं। बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगर शर्म छोड़ दी जाए तो इससे बढ़िया व्यापार हो सकता है। आप सोचिए 40 रुपए के 5, और अच्छी जगह पे चले जाइए 100 रुपए के 5, 100 रुपए के ये बताशे बिक रहे हैं। कॉस्टिंग कितनी है उसकी जोड़ो, है अच्छा मुनाफा कि नहीं। हम लोग लेकिन व्हाइट कॉलर लोग हैं, है ना, मिडिल क्लास इसी में इज्जत बचाने के लिए मारा जा रहा है। हम ये काम थोड़ी ना कर सकते। चलो खैर, आपका और कोई डाउट आ रहा था किसी का कुछ? हाँ पूछिए। भूल गई, चलो फिर जब याद है जिस भी दिन तब पूछना। याद आ गया, अच्छा। नहीं नहीं, तो उनसे नहीं, पूरा बोलो क्या बोल रही थी शुरुआत से। कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, जीएसटी एडवांस में एस्टिमेटेड करके उसको सीटीपी को पहले जमा कराना पड़ता है। हाँ, वैरायटी ऑफ गुड्स बेच रहा है। हाँ हाँ, तो सबके अलग अलग रेट्स हैं, बाद में जो एक्चुअल टैक्स बनेगा कम या ज्यादा वो देख लिया जाएगा। हाँ, अलग अलग रेट के हिसाब से अपना एस्टिमेटेड जीएसटी पहले ही कैलकुलेट कर लेगा कि तुमको क्या लगता है। मान लो अगर सपोज करो वो प्रोडक्ट ए बेचता है, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी, किसी पे 5% का रेट है, किसी पे 12, किसी पे 18, किसी पे 28, तो वो कैलकुलेट करेगा कि हमें क्या लगता है कितना कितना क्या बिक जाएगा, उस पर कितना कितना क्या टैक्स बनेगा, उसके हिसाब से टैक्स जमा कराएंगे। एस्टिमेटेड फिगर है, तभी रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा। और कोई डाउट किसी का? अच्छा, कह रहे इनके वाले केस में, जो कुंभ वाले केस में, वो चाय वाला एग्जाम्पल आप बोल रही, जो कुंभ वाले केस में कह रहे वो जो चाय पिलाता है उसका टर्नओवर अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से इंक्रीज कर गया, तो वो इलाहाबाद में रजिस्ट्रेशन कराएगा कि जहां उसका घर होगा वहां पे रजिस्ट्रेशन कराएगा। मान लो वो बिलोंग करता था नागालैंड को और चाय बेच रहा है कुंभ में, रजिस्ट्रेशन यूपी में कराएगा कि नागालैंड में कराएगा? यूपी में कराए। जहां व्यापार कर रहे हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ को बिलोंग करते हो, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। और बताइए, अच्छा डाउट था। और किसी का कोई डाउट? बहुत से लोगों ने कमाया, बोट वोट वालों ने कुंभ में बड़े लाखों रुपए कमाए हैं, करोड़ों कमाए हैं, है ना। जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस दे रहा है। कुछ लोग नहीं आके यूट्यूब पे बताते हैं हमने इतना कमा लिया, नहीं रील बनाते हैं, उनके लिए डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, अच्छा तुमने इतना कमाया तो ये आराम से पकड़ लीजिए, ठीक है। हाँ, तो आपने जीएसटी क्यों नहीं पे किया? चलो खैर, चले आगे। अच्छा, अब आते हैं ई पॉइंट में। और कौन कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता है? मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम खाते हैं आप? खाते हैं। पान मसाला खाते हैं? मसाला खाते हैं? मसाला तो खाते हैं, वो सब्जी मसाला, है ना। पान मसाला आप नहीं खाते अभी, वेरी गुड। कानपुर में रह के अगर ये आदत आपकी नहीं पड़ी तो बहुत बढ़िया बात है। कानपुर से ही पान मसाला निकला था, जो पान मसाले का इन्वेंशन हुआ था ना, ये कानपुरी उसकी जड़ है, आप समझ रहे हैं। तो लोग कह रहे हो काओ कह रहे हो, है ना, वो पान। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, टोबैको समझते हैं, तंबाकू, है ना। एरिएटेड वाटर्स, एरिएटेड वाटर समझते हैं थोड़ा। फ्लाई एश ब्रेक्स, अब ये क्या है सर? फ्लाई एश ब्रेक्स, एग्रीगेट्स, ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन रूफिंग टाइल्स। ये मैं आपको दिखाता हूँ, वो जो सीमेंट के वो जो ईंटें नहीं होते हैं, देखे हैं तुम लोगों ने? मैं गूगल करके दिखाऊं क्या तुमको? फ्लाई एश ब्रिक्स, फ्लाई एश ब्रिक्स, बंद हो जाओ। ये देखो, ये इस तरीके के दिख रहे हैं, ये होते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक्स, इन्हीं के। और रूफिंग टाइल्स देखे आपने? कहीं कहीं पे छप्पर पड़ा होता है ना, लाल रंग के भी होते हैं और इस कलर के भी होते हैं, किसी भी कलर के, और जो नॉर्मल ईंटें भी होते हैं, इन सब के भी मैन्युफैक्चरर्स कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। तो आइए पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरिएटेड वाटर्स यानी सोडा, कोल्ड ड्रिंक, ये सब
फ्लाई एश ब्रिक्स, एग्रीगेट ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मेल्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन, रूफिंग टाइल्स, ये सब के लिए कंपोजिशन स्कीम के दरवाजे बंद हैं। क्लियर हो गया? ओके सर, ये भी हम लोगों को समझ में आ गया है। अब ये बता दो, कंपोजिशन स्कीम में अगर हम आते हैं तो हमें टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? हमने आपको बताया था टैक्स आपको 1% पे करना पड़ेगा। कितने परसेंट? 1%। कितने परसेंट? 1%। लेकिन रेस्टोरेंट में है तो 5%। मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है तो 1%। 1% मतलब आधा परसेंट सीजीएसटी, आधा परसेंट एसजीएसटी। और अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस में तो 5%, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। लेकिन एक अंतर है, सुनिएगा क्या। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको टैक्स पे करना है 1%, जो भी आप टर्नओवर करते हैं अपने स्टेट या यूटी में। मतलब अगर आप टैक्सेबल सप्लाई भी बेच रहे हैं और आप एग्जेम्प्ट सप्लाई भी बेच रहे हैं, दोनों का मिला के 1% आपको जमा करना है। मतलब मान लो अगर एक मैन्युफैक्चरर ने कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराया और इस क्वार्टर में उसने जो टैक्सेबल सप्लाईज बेची, उसका सेल की फिगर है टैक्सेबल सप्लाईज की। सेल की फिगर कितनी मान लो बेटा, मान लेते हैं 10 लाख, 10 लाख। और एग्जेम्प्ट सप्लाईज की सेल की फिगर है 5 लाख। तो उसको 15 लाख का 1% टैक्स जमा कराना है, ना कि 10 लाख का। अगर आप रेगुलर स्कीम में होते तो एग्जेम्प्ट पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। आप कंपोजिशन स्कीम में है तो 1% आपको टैक्स देना है टोटल टर्नओवर का। वहीं ट्रेडर की अगर मैं बात करता हूं आपसे, 1% टैक्स इसको भी देना है, बट केवल टैक्सेबल सप्लाईज का। अंतर समझ में आ रहा है? मतलब इस केस में, अच्छा ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर में अंतर? ट्रेडर खरीद रहा है, बेच रहा है, मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो अगर ट्रेडर का सेम एग्जांपल ले रहे हैं कि 10 लाख की टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, 5 लाख की एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है, तो उसको जो 1% टैक्स देना है वो केवल 10 लाख का देना है, 15 लाख का नहीं देना है। अब मैं आपको पढ़ाता हूं क्या लिखा है सर। मैन्युफैक्चरर्स अदर देन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, दैट इज आई, मतलब ये लोग तो आ ही नहीं सकते, आपने ऊपर पढ़ ही लिया। इन लोग को लिए तो है ही नहीं, पान मसाला टोबैको वगैरह के लिए। इनको छोड़ के बाकी लोग जो आना चाहें 0.5 सीजीएसटी 0.5, एसजीएसटी 0.5, 1% टोटल आपका टैक्स बनेगा। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस में आ रहे हैं तो 5% यानी 2.5। कौन नहीं आ सकता, लेकिन आप क्या सर्व ना करते हो? एल्कोहलिक लिकर आप सर्व ना करते हो। ट्रेडर है या कोई और सप्लायर अगर एलिजिबल है कंपोजिशन के लिए तो 1% टैक्स उसके लिए, बट टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस का, एग्जेम्प्ट का नहीं। टर्नओवर इन केस ऑफ ट्रेडर हैज बीन डिफाइंड एज टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। दस ट्रेडर्स के लिए एग्जेम्प्ट सप्लाईज ऐड नहीं होगी जब उसका टर्नओवर का टोटल हम करेंगे 1% के लिए, तो हम केवल टैक्सेबल सप्लाईज का 1% पे करेंगे, हम एग्जेम्प्ट का 1% पे नहीं करने वाले। मैं आपको पहले एक क्वेश्चन करा देता हूं, मेरी तरफ देखते जाना, मैं सब आपको करा डालूंगा। इधर आओ। एक ये क्वेश्चन करते हैं, इधर देखिएगा, दिख रहा है सभी को? यश स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग शूज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। शूज सप्लाई करता है, जूते, कर्नाटका से। ही मेक्स ओनली इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट नहीं करता। वैसे भी मैंने आपको बताया इंटर स्टेट मना है, आपने कंडीशन में पढ़ा। हिज टर्नओवर फॉर अप्रैल टू जून क्वार्टर, यानी अप्रैल मई जून 3 महीने का, was 20 lakh. जुलाई टू सितंबर was 110 lakh, जुलाई का सितंबर का। फर्दर 1/4 of his total turnover in each of the quarter was exempt from GST। जितना भी इसका टर्नओवर है उसका 1/4 exempt सप्लाईज का है। 1/4 मीन्स 25%, that is 3/4 taxable supplies, 75% taxable supplies है, 25% exempt supplies है। Being eligible for composition scheme, Yash got himself registered under the composition scheme with effect from 1st July 2024। यश ने क्या किया, अपने आप को रजिस्टर करा लिया जीएसटी में, कंपोजिशन स्कीम में। और कब से रजिस्ट्रेशन करा लिया? 1 जुलाई 2024 से। तो यश ने बिजनेस शुरू किया था अप्रैल में, तब तो उसने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं था क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे था। अप्रैल मई जून में रजिस्ट्रेशन नहीं था, जरूरत भी नहीं थी। रजिस्ट्रेशन, दोनों बातें बोल रहा हूं, रजिस्ट्रेशन ना था ना जरूरत थी, तो उसने कराया भी नहीं, उस पर टैक्स नहीं दे रहा।
लेकिन उसने जुलाई से करा लिया। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन करा लिया, भले तुम जूते बेच रहे थे, तुम्हारी लिमिट 40 लाख हो सकती थी, तुमने 20 लाख में ही रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब तुमको टैक्स देना है। जैसे रजिस्ट्रेशन कराया, जो भी माल बेचोगे टैक्स देना है। और रजिस्ट्रेशन कौन सी स्कीम में कराया है? अच्छा जी, 110 लाख का टोटल टर्नओवर है, ठीक है, जिसमें 1/4 एग्जेम्प्ट है और बचा हुआ टैक्सेबल है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्स पेबल बाय यश अंडर कंपोजिशन स्कीम। एज्यूम करिएगा कि वो मैन्युफैक्चरर है। अगर मैन्युफैक्चरर है तो टैक्स कितना देना है? 110 लाख का 1%। मैन्युफैक्चरर को तो टैक्सेबल का भी देना है, एग्जेम्प्ट का भी देना है। जरा निकालो ना, 110 लाख का 1%, 1.1 लाख, 1.1 लाख यानी 1,10,000, दैट इज 55,000 का सीजीएसटी। आप ऐसे निकाल सकते हैं 0.5%, 0.5%, 110 लाख का 0.5%, 55 लाख, 55,000 का सीजीएसटी, 55,000 का एसजीएसटी, यानी 1,10,000 टोटल टैक्स आपको देना है। ये सबको आ रहा है? दूसरा इसी में पूछ रहे हैं, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ यश इज ए ट्रेडर? क्या आपके आंसर में चेंज होता? हाँ, यानी हम 110 लाख में पूरे पे टैक्स नहीं देते, हम इसमें से एग्जेम्प्ट पार्ट हटाते, बचे हुए टैक्सेबल पे देते। तो या तो 110 लाख का हम 25% निकाल के पहले माइनस करें, 25 मतलब समझ रहे हो, 1/4। मैं बता रहा हूं 110 लाख का 1/4 होता है 27.5। तो 110 लाख जो तुम्हारा टोटल टर्नओवर है, टोटल टर्नओवर एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल का मिला के वो है 110 लाख, क्वेश्चन में दिया है। इसमें से एग्जेम्प्ट वाला टर्नओवर माइनस कर दो एग्जेम्प्ट सप्लाईज। एग्जेम्प्ट सप्लाईज का कितना हो जाएगा? 110 लाख का 1/4, क्वेश्चन में लिख रहा है 1/4, तो हम 25% भी लिख सकते थे, लेकिन हमने आपके लिए लिख दिया कि आप परेशान ना हो जाएंगे। 25 कैसे हो गया? तो 27.5 माइनस कर दिया तो कितना हो गया? टैक्सेबल टर्नओवर कितना आ गया? टैक्सेबल 82.5। अब इसका 1% यानी आधा परसेंट सीजीएसटी, सीजीएसटी एट द रेट 0.5%, एसजीएसटी एट द रेट 0.5%, 82.5, और ये लैक्स में चल रही सारी फिगर, ठीक है, लैक्स लैक्स 41250 ये देना है, 41250 ये देना है, यानी टोटल टैक्स आपको देना है 82,500। तो अगर ट्रेडर है तो 82,500 देना है टैक्स, और अगर मैन्युफैक्चरर है तो 1,10,000 आपको टैक्स देना है। आइए आंसर देखते हैं। अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स पे टैक्स एट द रेट गिवन बिलो ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर इन लिeu ऑफ द टैक्स। जो रेगुलर स्कीम में देना उसकी जगह आपको केवल 1% टैक्स देना है। मैन्युफैक्चरर्स अदर देन मैन्युफैक्चरर्स, ये इनको छोड़ के बाकी 1% आपको टैक्स देना है। ट्रेडर को 1% देना है, बट टैक्सेबल का टैक्स पेबल बाय यश की बात करें तो यश अगर मैन्युफैक्चरर होंगे तो उनको टैक्स देना होगा एग्रीगेट टर्नओवर का आधा परसेंट सीजीएसटी, आधा परसेंट एसजीएसटी। लेकिन अगर यश ट्रेडर हैं तो उनको केवल टैक्सेबल टर्नओवर का देना है। तो 110 लाख का 75% निकाल लो, या तो 25% निकाल के माइनस किया, या डायरेक्टली एक ही मतलब समझ पा रहे हैं हम, यानी 25% क्योंकि एग्जाम था इसलिए 75 और इसका आधा परसेंट, तो ये आया 41250 का सीजीएसटी, 41250 का एसजीएसटी। आप एग्जाम में एक काम और करना, टोटल भी दिखा देना कि टोटल इतना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम दिसंबर 2023 में आया था, 5 मार्क्स का। अभी तक मैंने देखा है हर अटेम्प्ट में कंपोजिशन में 5 नंबर का क्वेश्चन है, यानी उस 35 नंबर के जीएसटी में 5 नंबर कंपोजिशन स्कीम के हैं, अभी तक हर अटेम्प्ट में आया। लास्ट टर्म पे ये क्वेश्चन आपको अनुपम वाला मैंने एक कराया ही था, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ अनुपम वाला। ये दिसंबर 2024 के एग्जाम में आया था 5 नंबर में, ये किया था ना हम लोग लास्ट टर्म पे अनुपम वाला के, ये कर चुके हैं। चलो वापस ऊपर चलते हैं। अभी तक में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अभी कंपोजिशन स्कीम ही चल रही, खत्म नहीं हुई है। अभी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं पक्का? ये जो कंपोजिशन स्कीम हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या इसमें सर्विस प्रोवाइडर आ सकते हैं? आंसर इज नो, उनके लिए एक अलग स्कीम है। मैं सच बताऊं आपको तो जब 2017 में जीएसटी आया 1 जुलाई 2017, तो वो अपने साथ कंपोजिशन स्कीम लाया था, और केवल 3 ही लोग के लिए लाया था।
मैन्युफैक्चरर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, रेस्टोरेंट सर्विस वालों के लिए, बाकी किसी सर्विस वाले के लिए स्कीम नहीं थी। बाद में 1 अप्रैल 2019 से 2019 से ये सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी कंपोजिशन स्कीम ले आए, लेकिन दूसरी, उन्होंने कहा इस ये इससे मतलब नहीं है, उसके लिए दूसरी वो पढ़ेंगे। दैट मीन्स इस स्कीम में अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप नहीं जा सकते। आप या तो मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, और सर्विस प्रोवाइड कर भी रहे हैं तो कौन सी कर रहे हो? रेस्टोरेंट सर्विस। अब कई बार क्या होता है, मान लो जैसे कोई व्यापारी है, कोई मैन्युफैक्चरर है या कोई ट्रेडर है गुड्स का, तो वो आमतौर पे उसका मेन काम तो गुड्स का ही है, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करना या ट्रेडिंग करना, बेचना। लेकिन कई बार क्या होता है, वो थोड़ी बहुत सर्विसेज भी प्रोवाइड कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो एक एसी का डीलर है, एसी का डीलर है, वो एसी खरीदता है, एसी बेचता है, वो कंपोजिशन स्कीम में आना चाहता है, उसका टर्नओवर कम है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब एसी का खरीदार आता है तो उससे कहता है भैया इंस्टॉल भी आप करवा दीजिएगा, अपने पैसे ले लीजिएगा आप इंस्टॉलेशन के, सर इंस्टॉल भी आप अपने बंदे को करा दीजिएगा। तो उसने कहा ठीक है सर, 50,000 का एसी है, 1,000 रुपए लेट से इंस्टॉलेशन के लगेंगे, 51,000 आप हमको दे दीजिए। अब यानी उसने दोनों सप्लाई कर दी, गुड्स भी सप्लाई किया और सर्विसेज भी सप्लाई करी। अब जैसे ही गुड्स और सर्विस दोनों सप्लाई कर रहे हैं, वैसे ही लॉ में लिखा गया था पहले जब आया था 2017 में, कि वो 10 या 10 सबसेक्शन 1, आप जो पढ़ने दिनों से कंपोजिशन स्कीम, वो 10 सबसेक्शन 1 है, इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें सिर्फ गुड्स वाला आ सकता है, सर्विस वाला आ ही नहीं सकता, रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़ के। तो वो तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब वो बंदा कह रहा है सर सर्विस तो हमारा एंसिलरी पार्ट है, मेन काम तो गुड्स बेचने का है, और अगर हम ये भी नहीं सर्विस देंगे तो हमारा व्यापार नहीं चल पाएगा सर, क्योंकि जो एसी खरीद रहा है वो कहता है भैया लगवा दो, नहीं तो हम कहीं और से खरीद लेंगे। वो कह रहा हम किसको पकड़ेंगे लगाने के लिए, आपके तो लिंक होंगे, आप लगवा दोगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ ना कुछ सर्विसेज हो सकता है देते हो या देनी पड़ती हो। मान लो एक पेन का मैन्युफैक्चरर है, वो थोड़ी बहुत सर्विसेज भी प्रोवाइड कर देता है कि पेन कैसे मैन्युफैक्चरिंग करी जाए, थोड़ी ट्रेनिंग दे देता है किसी को, तो सर्विस भी दे रहा है, गुड्स भी दे रहा है। तो जब आया था तो 10(1) कह रहा था नहीं साहब सर्विसेज के लिए नहीं, सर्विसेज के लिए तो एक अलग से था। पर सवाल आती है ऐसे लोगों का जिनका मेन काम है गुड्स का, साथ में थोड़ी बहुत सर्विसेज दे देते हैं, उनका क्या होगा? गवर्नमेंट बाद में जागी, गवर्नमेंट ने 10 सबसेक्शन 1 जो आपने पढ़ा, इसको मॉडिफाई किया, अमेंड किया, जो आप पढ़ रहे थे इतने दिनों से, इसको अमेंड किया। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो इसमें आ सकता है, ट्रेडर है तो आ सकता है, रेस्टोरेंट सर्विस वाला भी आ सकता है, और साथ में अगर वो थोड़ी बहुत सर्विसेज भी देता है और कोई, तो भी हम मना नहीं करेंगे, तो भी इसमें आ सकता है। मेन काम काय का होना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स या ट्रेडिंग ऑफ गुड्स या रेस्टोरेंट सर्विस, इन तीनों में कोई। उसके अलावा कोई अगर थोड़ी बहुत सर्विस भी तुम देते हो तो हम मना नहीं करेंगे। हमने कहा थोड़ी बहुत सर्विस का मतलब, कह रहे थोड़ी बहुत सर्विस का मतलब भी बता देते हैं, थोड़ी बहुत मतलब डिफाइन करना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। कह रहे थोड़े बहुत का मतलब है तुम्हारा जो पिछले साल का टर्नओवर था उसका 10% या 5 लाख रुपए, दोनों में जो ज्यादा है उतने रुपए तक की तुम सर्विस दे सकते हो। मतलब मान लो तुम्हारा पिछले साल का टर्नओवर था बेटा 1,40,00,000 का, 1.4 CR का, तो तुम कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो भाई। इस साल तुम कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हो क्योंकि 1.5 करोड़ की लाइबिलिटी है, मतलब 1.5 करोड़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तुम उससे नीचे ही हो। और तुम चाह रहे हो इस बार थोड़ी बहुत सर्विसेज भी देने, तो लॉ मेकर कह रहा है जितना तुम्हारा पिछले साल का टर्नओवर था उसका 10% निकालो। हमने कहा 1.4 करोड़ का 10% 14 लाख, 14 लाख या 5 लाख, दोनों में जो ज्यादा है 14 लाख। 14 लाख तुम इस साल 14 लाख रुपए तक की सर्विसेज भी दे सकते हो, 14 लाख तक की दे सकते हो। उससे ऊपर देते हो तो कंपोजिशन स्कीम बंद तुम्हारे लिए, उससे ऊपर दिया तो तुरंत बंद हो गई। कोई सर्विस नहीं देते कोई दिक्कत ही नहीं, देना भी है तो 14 लाख या उससे कम की सर्विस देना। दूसरा केस, मान लो तुम्हारा पिछले साल का टर्नओवर था 40 लाख रुपए का, कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हो आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो अगर बाकी सारी कंडीशन पूरी कर रहे हो। और इस साल अगर तुम सर्विस भी प्रोवाइड करना चाहते हो तो कितने रुपए तक की कर सकते हो? 5 लाख तक की, क्योंकि 40 लाख का 10% 4 लाख, 4 लाख और 5 लाख, विच एवर इज हायर 5 लाख। यानी जितना पिछले साल का आपका टर्नओवर था उसका 10% और 5 लाख, विच एवर इज हायर। अगर पता है अगर पिछले साल का टर्नओवर 50 लाख तक का होगा, 50 लाख, तो विच एवर इज हायर में 5 लाख हायर आएगा। 50 लाख तक का टर्नओवर होगा, उसका 10% निकालोगे तो 5 लाख से ज्यादा तो पहुंचा ही नहीं। 5 लाख या 5 लाख विच एवर इज हायर, मतलब 40 लाख का टर्नओवर है तो 4 लाख 5 लाख में विच एवर इज हायर 5 लाख आएगा, तो 50 लाख के तक के टर्नओवर में 5 लाख आएगा।
50 लाख से ऊपर टर्नओवर है तुम्हारा तो उसका 10%। लेकिन लॉ में कैसा लिखा गया, लॉ में लिखा गया है कि पिछले साल का टर्नओवर का 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, उतने रुपए तक की तुम सर्विसेज प्रोवाइड भी कर सकते हो। यानी उसके लिए तुम्हें ऑल्टरनेटिव स्कीम में जाने की जरूरत नहीं है, तुम इसी स्कीम में रह सकते हो। कौन सी स्कीम है? 10(1). जो 2019 से स्कीम आई है वो दूसरा सेक्शन है, वो है 10 सबसेक्शन 2A जो भी पढ़ाना बच्चा है। हम 10(2A) की बात ही नहीं कर रहे, वो तो है ही सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। वहां पे ये नहीं कि इतनी सर्विस दे सकते, वहां पे तो वो अलग है। हम तो बात कर रहे हैं उनकी जो 10(1) में है, जिनका प्राइम काम है गुड्स का, उसके साथ थोड़ी बहुत सर्विस देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं। समझ पा रहे हैं कैसी बात कर रहे हैं? आपको अब पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बेनिफिट फॉर मार्जिनल सप्लाई, थोड़ी बहुत सप्लाई कर रहे हैं ऑफ सर्विसेज अलोंग विथ सप्लाई ऑफ गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस। प्राइम काम है रेस्टोरेंट सर्विस का या गुड्स को सप्लाई करने का, उसके साथ थोड़ी बहुत सर्विस तुम दे रहे हो, दे सकते हो क्या? दे सकते हैं। पढ़ के देखिए। फंडामेंटली द कंपोजिशन स्कीम कैन बी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स। फंडामेंटली तो गुड्स के लिए ही है और सर्विस के लिए है भी तो केवल एक सर्विस है, एंड ओनली वन सर्विस, जिसका नाम है रेस्टोरेंट सर्विस। हाउएवर there are cases where a manufacturer or a trader is also engaged in supply of services other than restaurant service। सर्विस सप्लाई कर रहा है, रेस्टोरेंट की होती तो इसी में ही है, उसको छोड़ के कोई और सर्विस सप्लाई कर रहा है। दो परसेंटेज ऑफ सच सप्लाई इज वेरी स्मॉल, थोड़ी बहुत ही है, मेन तो उसका बाकी गुड्स का काम, एज कंपेयर टू सप्लाई ऑफ गुड्स। देयर में ऑल्सो बी अ केसेस where a restaurant service provider is also engaged in supplying a small percentage of other services। मान लीजिए रेस्टोरेंट है, अब आप चले गए कि हमारा बर्थडे सजा दीजिएगा, या वैलेंटाइन डे है, गर्लफ्रेंड को लेके जाना है, सजवा दिया आपने, उसने पैसे ले लिए, चलिए 2000 रुपए दे दीजिए, गुब्बारे फुला के लगा देंगे, फुग्गे लगा देंगे, है ना। और वो जो 2000 रुपए उसने लिए सर्विस ही तो दी आपको, वो रेस्टोरेंट सर्विस थोड़ी ना। अब क्या वो इंसान कंपोजिशन से बाहर हो गया? तो हम कर परेशान ना हो, तुम कंपोजिशन में ही रहो, इस लिमिट से ज्यादा ना होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को? विद ए व्यू टू इनेबल सच टैक्सपेयर टू अवेल बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम, सेकंड प्रोविजो डाला गया सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में, जो परमिट करता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज स्पेसिफाइड वैल्यू के लिए अलोंग विद सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। मतलब अगर सिर्फ सर्विस देने लग गए तो 10(1) ही नहीं तुम्हारे लिए, ये तो 10(2) है। तुम गुड्स या रेस्टोरेंट सर्विस में थे, उसके साथ कुछ और सर्विस देते हो तो कितने तक की दे सकते हो? स्पेसिफाइड वैल्यू इज नॉट एक्सीडिंग इन दोनों में से जो हायर है। तो दो फिगर क्या है? 10% पिछले साल का टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। 10% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूटी इन द पिछले साल और 5 लाख, समझ गए ना, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एक एग्जांपल देखिएगा आप। मिस्टर राम इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स सप्लाई करते। हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 80 लाख। सिंस हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, क्या वो एलिजिबल है कंपोजिशन के लिए? एलिजिबल तो है, पिछले साल का 80 लाख है, इसलिए वो एलिजिबल हो गए। अब इस साल अगर वो चाहते हैं कि सर्विसेज भी थोड़ी बहुत सप्लाई करें, आपसे संपर्क कर रहे हैं कि हम कितनी इस साल सर्विस सप्लाई कर सकते हैं? 8 लाख की। 10% 8 लाख या 5 लाख, दोनों में हायर 8 लाख। तो फर्दर इन करंट फाइनेंशियल ईयर ही कैन सप्लाई सर्विसेज अप टू अ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% of 80 lakh, that is 8 lakh, or 5 lakh, whichever is higher, that is he can supply services up to value of 8 lakh in current financial year। अगर 8 लाख से ज्यादा सर्विस बढ़ गई तो इनएलिजिबल हो जाओगे, इस स्कीम से तुरंत बाहर हो जाओगे। he becomes ineligible for composition and has to opt out of the composition scheme। ये बाद में ऐड किया गया था इस सेक्शन में, पहले नहीं था। जब दिक्कतें आना शुरू हुई, क्योंकि उस सेक्शन का तो था कि कुछ भी सर्विस ना देते हो, बट आमतौर पे हर बिजनेसमैन थोड़ी बहुत सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मान लो एक बिजनेसमैन है, फर्नीचर बेचता है, अब उसने कहा सर आप कस्टमर आपने कहा डिलीवरी करा दीजिएगा सर, तो वो सर्विस हो गई। तो ऐसे तो कह रहा हम कुछ भी सर्विस नहीं देंगे तो मक्खी मारे बैठ के, फिर बैठ के कस्टमर कहते नहीं यहीं से खरीद लो सोफा, अपने कंधों में लाद के लेके जाओ। कस्टमर आज की तारीख में देखिए क्या है ना, पैसा देने के लिए तैयार है, पैसा वो रोज इक्के दे देगा, लेकिन काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो आपको सोफा खरीद रहा है, कह रहा 2-3 हजार और ले लो, डिलीवरी करा पहुंचा दो भैया, हम अपने बंदे बुलाएंगे मार्केट्स में, खरोच रोच लगा देंगे। ऐसा होता है कि नहीं? आपने 1 लाख का सोफा खरीदा, अब आप लेबर थोड़ी ना पकड़ के लाएंगे कि सोफे के ऊपर चढ़वा लें। तो उस उनके बंदे सेट होते हैं, उन्होंने पैसे बता दी, भैया 1000 रुपए लगेंगे, ठीक है भैया 1000 ले लेना, पहुंचा दो सोफा। तो वो थोड़ी बहुत सर्विस भी दे रहा है, मना नहीं कर सकते, बस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बताओ कोई डाउट आता हो तो। हाँ, लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे।
टर्नओवर मतलब लास्ट ईयर का वही जो चीजें जोड़ते थे और जो चीजें नहीं जोड़ते थे वही करके जो एग्रीगेट टर्नओवर है, जिससे एलिजिबिलिटी निकालते हैं ना, जिस टर्नओवर से एलिजिबिलिटी चेक करते हैं उसी टर्नओवर का 10% और 5 लाख विच एवरेज हायर। हाँ वो भी ऐड होगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया पूछा। जैसे मान लीजिए लास्ट ईयर का जो टर्नओवर था, लास्ट ईयर का टर्नओवर गुड्स जो सप्लाई करे थे इसने, टर्नओवर गुड्स का जो था वो था 15 लाख, और लास्ट ईयर का जो टर्नओवर सर्विसेज का था वो था 1 लाख। अब सवाल आता है 10% हम किसका निकालेंगे, अच्छा डाउट है आपका, तो हम 16 लाख का निकालेंगे बेटा। 16 लाख यानी गुड्स और सर्विस सब जोड़ के जो तुम्हारा पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर था उसका 10%, तो 16 लाख का 10% 1.6 लाख, और 5 लाख विच एवरेज हायर, तो 5 लाख इस केस में आता है। ठीक है, हाँ। लास्ट ईयर में अगर आप रेगुलर स्कीम में थे तो आप कितनी भी सर्विसेज देते हो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। जब आप कंपोजिशन स्कीम में आ रहे हैं तो उसके लिए ये फाउंडेशन है कि पिछले साल के टर्नओवर का 10% या 5 लाख विच एवरेज हायर, उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते जिस साल आप कंपोजिशन स्कीम में आए हैं। उससे पहले आप कुछ भी करते आए हो कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ अब आप पूछिए। सेम डाउट था, वेरी गुड। हाँ ऐड होगा, और ऐड होगा, सर्विसेज का टर्नओवर भी ऐड होगा एग्रीगेट निकालते समय। बढ़िया डाउट था। और किसी का कोई डाउट? कुछ आ रहा है डाउट? नहीं, पक्का सबको समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मेसर्स अमित ट्रेडिंग कंपनी, एन एलिजिबल डीलर इन गुड्स making intra-state supplies within the state of Andhra Pradesh, has reported aggregate turnover of rupees 78 lakh in the preceding financial year। कह रहा अमित ट्रेडिंग कंपनी है, एलिजिबल डीलर है। एलिजिबल डीलर का मतलब समझ रहे हैं कि कंपोजिशन की वो सारी कंडीशन बाकी पूरी कर रहा है, मतलब ना सीटीपी है, ना एनआरटीपी है, ना वो आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरिएटेड वाटर, वो फॉसिल मिल वगैरह वैसा कुछ नहीं कर रहा है ना, सब कुछ ठीक है। आंध्र प्रदेश में, और उसका पिछले साल का टर्नओवर 78 लाख है। पहले तो ये बताओ, आंध्र प्रदेश तू सनम में था कि नहीं था? था। तो 75 देखेंगे, 78? वो अरुणाचल प्रदेश था, आंध्र प्रदेश नहीं था, वो सही बोल रहे हैं। 78 लाख यानी 1.5 करोड़ की लिमिट है। तो तू सनम का वो जो ए हमने जानबूझकर अरुणाचल प्रदेश लिया यहाँ पे, वो आंध्र प्रदेश था। वो उतना तो तुम्हें याद करना पड़ेगा ना निमोनिक से। हाँ हाँ वही तो हम भी बोल रहे हैं, अरे वही वो अरुणाचल प्रदेश था, ये आंध्र प्रदेश है। भावनाओं को समझिए, मतलब यहाँ पे जो लिमिट है वो 1.5 करोड़ की चेक होगी, ना कि 75 लाख की। तो दैट मीन्स बताइए, पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर अमित ट्रेडिंग कंपनी विल बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी। यस, सिर्फ यस लिख के आओगे एग्जाम में? लिख के रीजनिंग समझानी पड़ेगी आपको, यस और नो में आंसर नहीं देके ना वन वर्ड आंसर दे के आए। will your answer be different if in the above scenario Messrs Amit Trading Company is making intra-state supply within the state of J&K? आंध्र प्रदेश में ना करके J&K में करो, तो नो मतलब सेम, मतलब एलिजिबल होता? पक्का? हाँ अभी भी एलिजिबल होता। आंसर आप पढ़ सकते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में ये ऐसे लिख के आना थोड़ा बहुत, 1.5 करोड़ ज्यादा नहीं है, वो ऑप्ट कर सकता है कंपोजिशन स्कीम। हाउएवर कुछ स्टेट्स के लिए 75 लाख है, वो स्टेट्स के नाम लिख दिए गए। सिंस अमित तो सप्लाई कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में, इसलिए वो एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम में। टर्नओवर अगर J&K में होता स्टिल तब भी एलिजिबल होता। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अच्छा अगर इसी क्वेश्चन में मैं छोटा सा चेंज कर दूं, सब कुछ ठीक है, आपने क्या था, आप आइसक्रीम खाते हैं, पान मसाला खाते हैं? नहीं खाते, तो चलो इसको आइसक्रीम कर देते। यहां पे मान लो अगर लिखा होता आइसक्रीम, अब बता, बाकी पूरा क्वेश्चन वैसा ही रहता। अभी हमने आइस, आप समझ रहे, पहले तो ओरिजिनल क्वेश्चन का आपने आंसर दिया। आइसक्रीम लिखा होता तो बताओ इसका आंसर यस आता कि नो आता? मतलब अच्छा मैं एक एक करके हाथ उठवाऊंगा, ठीक है ना, फिर जिससे पूछूंगा वो रीजन बताएगा। सबसे पहले जो बच्चे कह रहे हैं कि यस आता, हाँ कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है, ओके। अब नो वाले, ओके नो वाले सही है, आप बताइएगा एक एक करके, नो वाले आपको क्यों लगता है नो है? आपका यस था, बहुत देर बाद हाथ उठाया। वत्सल आपको नो क्यों लगता है? क्योंकि आइसक्रीम वाला कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता। जानवी आपको नो क्यों लगता है? क्योंकि
एग्जाम मतलब वो जा नहीं सकता, बना है उसके लिए। आर्यन आपको यस क्यों लगता है? बाकी सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनिए, आर्यन क्या बताने वाले हैं। आपको यस लगता है ना? हाँ, क्यों लगता है यस कि वो अभी भी कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है? आइसक्रीम का तो बना था। कोई लॉजिक से लगता था कि ऐसे ही है? हाँ तो बताओ बताओ। नहीं आ सकता ना, वेरी गुड। ओके, और किसको यस लग रहा था? यस वाले एक बार हाथ उठाएं। यस वाले, आपने कुछ नहीं बोला है? नो, एक बार फिर से हाथ नीचे करते। नो वाले एक बार जल्दी से हाथ उठाएं। नो नो, नो वाले। आप नो में हाथ उठा रही, मैं कहती हूँ यस है हमारा। आप दल बदलू हैं। ओके, और यस वाले हाथ उठाएं। सुकेत आपको क्यों लगता है यस है? मतलब अभी भी कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है? बाकी लोग नहीं बोलेंगे, जिससे पूछेंगे वही बोलेंगे। हाँ, ऐसे ही फर्जी। अरे देखो, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मैं क्या पूछ रहा हूँ। तुम लोगों को ना दोबारा पढ़ाना पड़ता है। देखो यहाँ पढ़ाया, डिस्कशन नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। सब अपना लेके आए हैं, दिमाग लाए हैं। हाँ तो बस अपना यूज करना है, कोई डिस्कशन नहीं। यहाँ पढ़ाया ना, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, ये सब नहीं आ सकते। तो यहाँ मैंने आइसक्रीम कर दिया। अब मैंने उसके बाद आपसे पूछा कि वो आ सकता है कि नहीं। एक बार फिर से हम हाथ उठवाएंगे। नो वाले पहले उठाएं कि नहीं, अब कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता। नो वाले उठाओ हाथ, डर क्यों रहे हो? अच्छा, और यस वाले हाथ उठाएं। अच्छा, अब आप रीजन बताइए क्यों आ सकता है कंपोजिशन स्कीम में? मैन्युफैक्चरर्स के लिए मना है, वेरी गुड। ट्रेडर्स के लिए मना नहीं है। यानी अगर यहाँ आइसक्रीम लिखी होती तब भी आंसर सेम रहता, हाँ वो कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है क्योंकि वो ट्रेडर है। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरिएटेड वाटर, फॉसिल मिल वगैरह, वो मना है। ट्रेडर मना नहीं है। पान मसाला का ट्रेडर है, वो कंपोजिशन स्कीम में आना चाहे तो आ सकता है, कोई भी मनाही नहीं है। क्लियर हो गया? पक्का? ओके, सेकंड क्वेश्चन। राधा लिमिटेड is a manufacturing concern in Pune. In financial year 2023-24, total value of supplies, including inward supply taxed under reverse charge basis, are 1 crore 53 lakh 660,000 exclusive of taxes. मतलब इस 1 करोड़ 53 लाख 60,000 में टैक्सेस जुड़े हुए नहीं है। द ब्रेकअप ऑफ सप्लाईज आर एज फॉलोज। यानी ये 1 करोड़ 53 लाख 60,000 में क्या क्या हमने सप्लाई किया उसका ब्रेकअप हमको दिया हुआ है, बाइफर्केशन दिया हुआ है। क्या दिया है? इंट्रा स्टेट सप्लाई मेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज 75 लाख, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर चार्जेबल टू जीएसटी एट नील रेट 43 लाख, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सप्लाई विच आर होली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 32 lakh. Value of exempt supply of services being interest earned on fixed deposit with bank 1 lakh. Value of inward supply on which tax is payable under RCM 2 lakh 60,000. Briefly explain whether Radha Limited is eligible to opt for composition scheme in financial year 24-25। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपने अनुपम वाला क्वेश्चन किया था जो दिसंबर 24 का आया हुआ था। तो कह रहे हैं 24-25 में ये एलिजिबल है कि नहीं। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा 23-24 का टर्नओवर, और 23-24 का टोटल टर्नओवर ये है, बाइफर्केशन ये। एक बार टोटल अगर आप इसका चेक करो तो देखो 1 करोड़ 53 लाख 60,000 हो जाएगा। चेक कर लो एक बार, सब कुछ का टोटल चेक कर लो, 1 करोड़ 53 लाख 60,000 हो जाएगा। हो रहा है? तो ये तो आपने क्वेश्चन चेक किया, अब आंसर बताओ। एलिजिबल है, वेरी गुड। और हम रीजन पूछेंगे सबसे, है ना? तैयार है ना? हाँ, हाँ वाले भी और ना वाले भी। देख भी लेना कौन से स्टेट में काम कर रहा है। पुणे, पुणे का मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ही आता है। ठीक है, कितनी लिमिट देखोगे महाराष्ट्र के लिए? 1.5 करोड़ की। वो तू सनम के आखिरी के 3 एम है, उसमें नहीं है ना? ठीक है, 1.5 करोड़ के लिए। लेकिन टर्नओवर तो सर ज्यादा है ना, 1 करोड़ 53 लाख 60,000। तो एलिजिबल कहाँ हुआ? नहीं एलिजिबल है। दोनों ही बातें चल रही, कुछ एलिजिबल कह रहे हैं, कुछ नहीं एलिजिबल कह रहे हैं। आप तैयार हैं अपने आंसर के साथ? हम पूछें तो जो एलिजिबल हैं वो पहले हाथ उठाएं, जो कह रहे हैं हाँ एलिजिबल है, कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है।
और जो कह रहे नहीं एलिजिबल है वो हाथ उठाएं। ये कुछ लोग दोनों पार्टिसिपेट नहीं, हम ऐसे नहीं खेलेंगे, ऐसे गेम में बेईमानी करोगे तो हम नहीं खेलने वाले। दुनिया में आया है तो भाई बोलना पड़ेगा तुमको। सीएस बन भी जाएंगे, बोर्ड मीटिंग होगी, डायरेक्टर कुछ पूछेगा, ऐसे नहीं बैठना है आपको। अभी बताए, परसों की खबर है, बहुत दबी हुई खबर है ये। बैंक ऑफ अमेरिका ने अपने 35 एम्प्लॉयज को निकाल दिया, 35 एम्प्लॉयज को, और 35 लोअर स्टाफ को नहीं निकाला, बहुत हाई रेंज वीपी वीपी को निकाला, जिनके अलग अलग चैम्बर्स थे, उनका पैकेजेस करोड़ों में था। और कैसे निकाला है आप सुन करके आपको लगेगा, वो आए, उनसे बोल दिया अब तुमको ऑफिस में अंदर नहीं घुसना, लैपटॉप टॉप छीन लिए, उनके गार्ड्स बुला लिए। ऐसे लोगों को नोटिस देके भी नहीं निकाला, नोटिस देते तो कह रहे डेटा लीक होने के चांसेस होते हैं, एक मेल कर दे कहीं को, सारे मोबाइल और जो भी लैपटॉप्स थे, बहुत सीनियर लोगों को, 35 लोगों को निकाल दिया। अब क्या कारण है हमें नहीं पता, क्योंकि यूएस में जब से ट्रंप आया है उसने वहां पे निकाला है, काफी सारी चटनी करी है, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है या क्या पड़ रहा है, क्या उन लोग परफॉर्म नहीं कर रहे थे, क्या था, करोड़ों की सैलरी थी उनकी। तो आप नहीं बोलोगे बहुत पीछे रह जाओगे। बनने के बाद भी आप ये ना सोचो कि जीवन बहुत आसान है आपका। ऐसा नहीं कि हम 35 बोल रहे हैं, सीएस को निकाल दिया, हम 35 लोग, पता नहीं उसकी क्या थे क्वालिफिकेशन, क्या पता होगी अच्छी खासी क्वालिफिकेशन, बहुत हाई लेवल की क्वालिफिकेशन थी, करोड़ों के पैकेजेस वालों को निकाल दिया बाहर, गार्ड वार्ड बुला लिए, समझिए। तो आप लोग जो बोलते नहीं, बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते, दुनिया इतनी आसान है नहीं बेटा। कहीं जाओगे परफॉर्म करना पड़ेगा, कुछ तो पार्टिसिपेशन करो, या तो यस में उठाओ या नो में उठाओ, टोटल करो। इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद बता रहा हूँ सारी चीजें। अनुपम वाला क्वेश्चन भी किया था। चलो क्या लगता है ज्यादातर बच्चों को, यस कि नो? कितना टर्नओवर आ रहा है आप लोगों ने क्या निकाला? 1 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख कितने बच्चों का आ रहा है? अब कहा हाथ उठा रहे, ना यस में उठाया था ना नो में उठाया था, अब उठाने से कोई फायदा नहीं तुम दोनों का। तुम लोगों ने कहाँ हाथ उठाया था? अब 1.5 करोड़ में ऐसे हाथ उठाने से कोई फायदा नहीं है बेटा। क्या क्या जोड़ा 1.5 करोड़ में? 75 लाख जोड़ा, 43 लाख जोड़ा, 32 लाख जोड़ा, 1 लाख जोड़ा, 2,60,000 जोड़ा, केवल ये 3 जोड़े, तो कितना आया? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ में तो एलिजिबल नहीं होता है कि होता है? होता है, होता है, आंसर है होता है। 1.5 करोड़ सही है, और वो एलिजिबल है, डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, इसलिए वो एंटाइटल्ड है कंपोजिशन स्कीम के लिए। एक ये क्वेश्चन, हाँ पूछिए। अगले साल, मतलब ये पिछले साल का टर्नओवर था, अगले साल सर्विस देना चाहे तो आप बताओ कितनी दे सकता है? नहीं, जैसे आप इस साल, पिछले साल का आपका टर्नओवर सर्विस सर्विस सब मिला के 1.5 करोड़ है, पिछले साल गुड्स और सर्विस सब मिला के 1.5 करोड़ है, तो आप इस साल एलिजिबल हो गए। अब इस साल गुड्स और सर्विस दोनों मिला के जब आप कंपोजिशन स्कीम में आ गए, तो इस साल दोनों मिला के 1.5 करोड़ से एक तो ऊपर नहीं निकलना चाहिए। दूसरा, सर्विस का पिछले साल का टर्नओवर का 10% या 5 लाख, यानी 15 लाख, 1.5 करोड़ का 10% 15 लाख या 5 लाख, 15 लाख। तो इस साल सर्विस, यानी दो कंडीशन हो गई, करंट ईयर में सर्विस 15 लाख से ज्यादा नहीं देने का, और गुड्स और सर्विस मिला करके 1.5 करोड़ ज्यादा नहीं। जैसे ही गुड्स और सर्विस मिला के 1.5 करोड़ ज्यादा हो गई, या केवल सर्विस 15 लाख से ज्यादा हो गई, इन दोनों में कुछ भी हो गया तो आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो गए। क्लियर? और कोई डाउट किसी का? बाकी आखिरी वाली दो चीजें नहीं जोड़ेंगी, वो समझ गए थे क्यों नहीं जोड़ना है, मना था वो, ठीक है। ओके, मिस्टर कृष्णा ऑफ असम provides following information for the preceding financial year 23-24. You are required to find out the aggregate turnover for the purpose of eligibility of composition levy scheme and to determine whether he is eligible for composition levy scheme or not for the financial year 24-25. Value of taxable outward supply 50 lakh. Out of above, rupees 10 lakh was in course of interstate transaction. Value of exempt supply 70 lakh, which includes 30 lakh in received as interest on loans and advances. Value of inward supply on which he is liable to pay tax under reverse charge. Value of export, and all the amounts are exclusive of GST. एग्जाम में जब भी करिएगा पहले स्टेट देख लीजिएगा
कि आप कौन से स्टेट्स में 75 लाख वाला है कि ये 1.5 करोड़ वाला है। असम लिखा है, क्या कहते हैं? पक्का 75 लाख वाले में नहीं है? ए फॉर क्या था वो? अरुणाचल प्रदेश था। तो 1.5 करोड़ बताओ ना एलिजिबल है कि नहीं, अपने आप जोड़ो, जो जोड़ना है, जो नहीं जोड़ना है जितना है। यस और नो, हमको अब इस बार सबसे आंसर चाहिए। एक राय देते हैं, अपना अपना करेंगे तो जल्दी हो पाएगा। कैलकुलेटर निकाल के करिए, आपस में एक दूसरे की बातचीत में नहीं रहता। अपना अपना करिए, अपना दिमाग लगाइए, अपना जोड़िए। आप सब इंडिविजुअल हैं, सबको भगवान ने एक एक दिमाग फिट करके भेजा है। अगले जन्म में नया दिमाग देगा भगवान, टेंशन मत लो, यूज करने में बिल्कुल कतराओ नहीं। बोलो। निकाल लिया आप लोगों ने आंसर की भी टाइम चाहिए? टाइम दे दें? कुछ बच्चे टाइम कर ले रहे हैं, ले लीजिए, टाइम ले लीजिए, लेकिन बता देना कम से कम, टाइम लेने के बाद आंसर दे देना तो अच्छा लगेगा। निकाल लिया आंसर? यस एलिजिबल है वाले पहले हाथ उठाएं, नो एलिजिबल नहीं है वाले हाथ उठाएं। आपको नो क्यों लगता है अजीता? क्योंकि वो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है इसलिए नो। बाकी लोग क्या कहते हैं? हाँ हाँ तुम बताओ। हाँ पिछले साल कुछ भी कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। इस साल अब इंटर स्टेट नहीं कर सकते, पिछले साल कर रहे थे कोई टेंशन नहीं। तभी तो आपको बताया था लास्ट टाइम पे कि एग्रीगेट टर्नओवर में उसको जोड़ रहे थे, तो इंटर स्टेट में कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना? अब टर्नओवर आ कितना रहा था तुम लोग के साथ? 95 लाख। क्या क्या जोड़ा? ये 50 लाख जोड़ा कि इसमें से 40 जोड़ा कि 60 जोड़ा? 10 लाख जुड़ेगा? वो 10 लाख जुड़ेगा तो 60 नहीं हो गया? पहले से जुड़ा है, 50 लाख रहेगा। ये 70 पूरा जोड़ा, 40 जोड़ा। ठीक है, इसमें से ये 50, ये 40, 90 हुआ। ये 5 जोड़ा? नहीं जोड़ा? नहीं जोड़ा? नहीं जोड़ा? 95 आया है ना? ये 5 नहीं जोड़ा? ये 5 जोड़ा? ये जोड़ेंगे 95 आएगा। एलिजिबल है? एलिजिबल है, बस कंडीशन है कि करंट ईयर में वो इंटर स्टेट सप्लाई ना करे। ये थी आपकी कंपोजिशन स्कीम जो आपने सीखी गुड्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए। बात करते हैं साहब उन लोगों की जो बाकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका क्या होगा। मान लो कोई कोचिंग क्लासेस की सर्विसेज जैसे कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, या कोई हेयर सैलून वाला है, ब्यूटी पार्लर है, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं, टेलर है, वो सब सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 की कंपोजिशन स्कीम में आ ही नहीं सकते क्योंकि उनके लिए मना है। तो वो किस में जा सकते हैं? उसके लिए गवर्नमेंट 2019 से एक नोटिफिकेशन लाई थी, नंबर नहीं याद करने की जरूरत है, जिसको बाद में सेक्शन का रूप दे दिया गया। यानी सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A के लिए एक अलग स्कीम है सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। समझ पा रहे हैं? वो अलग पढ़ रहे थे, ये अलग पढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये दोनों में काफी सिमिलरिटीज है। पहले अंतर क्या है वो बता देता हूं। सर्विस प्रोवाइडर्स तभी इसमें आ सकते हैं जब उनके पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख या उससे कम हो, यानी ना 1.5 करोड़ ना 75 लाख, कितना? 50 लाख या उससे कम है तो ही आप इसकी स्कीम में आ सकते हैं। बाकी उसी की तरह ऑप्शनल ये भी है, मैंडेटरी नहीं है। वहां पे आपको जो टैक्स पे करना था वो 1% या रेस्टोरेंट में 5% था। यहां पे जो टैक्स पे करना है वो 6% टैक्स होगा, 3-3, CGST 3%, SGST 3%। बाकी मोर और लेस कंडीशंस वही है कि CTP हो, NRTP हो, आप इसमें नहीं आ सकते। या जो लोग वहां मनाते आइसक्रीम आइसक्रीम वाले मैन्युफैक्चरर्स वगैरह, वो कह रहे हैं वो स्कीम तो नहीं हमारे लिए, तो हमारे लिए हो गई, वो भी नहीं आ सकते। तो अल्टीमेटली कंडीशंस मोर और लेस वही है।
टैक्स यहाँ पे भी क्वार्टरली ही जमा होने वाला है। लेकिन जैसे ही करंट ईयर में जब आप इसकी स्कीम में आ गए तो 50 लाख से अगर ऊपर निकल गया तो तुरंत आपके लिए वो स्कीम बंद हो जाएगी, क्योंकि यहां लिमिट है 50 लाख की। किसके लिए है ये? सर्विसेज के लिए। इनको हम लोग कंपोजिशन स्कीम नहीं बोलते। मतलब एग्जाम में पूछे कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है कि नहीं, तो वो 10(1) की बात कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम, या कुछ लोग इसको बोलते हैं कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि उसको बोल देते हैं कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स, और इसको बोल देते हैं कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर। एक्ट में जो लिखा है वो लिखा है वो कंपोजिशन स्कीम यूज किया, इसमें ऑल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम यूज किया। सेक्शन वाइज बात करें ज्यादा क्लियरिटी रहती है, वो 10 सबसेक्शन 1 है, ये 10(2)(a) है। एग्जाम में सिर्फ कंपोजिशन स्कीम बोलता है और गुड्स वगैरह की बात हो रही है तो इसकी बात नहीं कर रहा है, सर्विस की बात हो रही तो इसकी बात कर रहे हैं। इसमें लिमिट देखनी है पिछले साल की 50 लाख। जुड़ेगा वही सब जो ऊपर वाले में एग्रीगेट टर्नओवर में जो जो जोड़ते थे वही जुड़ेगा, जो नहीं जोड़ते थे वो यहां पे भी नहीं जुड़ेगा। एग्रीगेट टर्नओवर वैसे ही निकलता है एग्जैक्टली सेम तरीके से। अब आप पढ़ के देखिए, ऑल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम फॉर स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2(a), एज वी हैव ऑलरेडी सीन, जो ऊपर हमने 10(1) में देखा, दैट प्राइमरली जो कंपोजिशन स्कीम है इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड ओनली वन सर्विस। गुड्स के लिए थी और केवल एक सर्विस के लिए थी, किसके लिए? रेस्टोरेंट सर्विस। तो बाकियों का क्या होगा? हाउएवर अ पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। यानी वो एलिजिबल ही नहीं था। 2017 में जब आया तो वो एलिजिबल नहीं था, 2019 में फ्री आया, अब एलिजिबल होने लगे। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेनिफिट टू सच सप्लायर, ऐसे सप्लायर को भी फायदा मिले, स्कीम टू पे टैक्स एट कंसेशनल रेट। कंसेशनल क्योंकि कम रेट है, 6% हो सकता है। अगर आप रेगुलर स्कीम में होते तो आपकी सर्विस में भी टैक्सेबल होती है 18% पे, बट यहां पे आप हैं तो आपको एक 6% कंसेशनल छूट दे रहे हैं। हैज बीन फॉर्मुलेटेड प्राइमरली फॉर स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर लाइक, ये एग्जांपल ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं के लिए है, लाइक सैलून, स्टाइलिस्ट, टेलर एक्सेट्रा, मतलब इन्हीं दो लोगों के लिए है। कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड करते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। और किन के लिए नहीं है? who are otherwise eligible for composition scheme under subsection 1 और 2। 1 and 2 वो एक ही था, 10 सबसेक्शन 1 जो आपने पढ़ा वही 1 भी है वही 2 भी है। मतलब जो ऊपर वाली स्कीम में एलिजिबल है वो इसमें नहीं आ सकते, जो उसमें एलिजिबल नहीं है वो इसमें आ सकते हैं, प्रोवाइडेड अदर कंडीशंस भी हैं। जैसे अब सीटीपी कहे कि उसमें एलिजिबल नहीं इसमें आ जाए तो इसमें भी मना है। आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरर कहे उसमें एलिजिबल नहीं इसमें आ जाए, इसमें भी मना है। समझ पा रहे हैं आप बात को ना? ओके। और सर कितना टर्नओवर देखेंगे? 50 लाख देखेंगे, कहां लिखा है सर? दिस नोटिफिकेशन प्रोवाइड्स एन ऑप्शन, ऑप्शनल स्कीम है, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू ₹50 लाख एंड हु इज नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। ये क्या मतलब है? किसके लिए है? जो उस स्कीम में एलिजिबल नहीं था। वो कंपोजिशन स्कीम बोल रहे हैं तो कौन सी बोल रहे हैं? 10(1). अगर आपको और अच्छा चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, हु इज नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स, वैसे काफी है लेकिन लिख देते हैं आपके लिए, who is not eligible to pay tax under composition scheme under section 10 subsection 1। जो 10(1) में एलिजिबल नहीं है, पिछले साल का टर्नओवर है 50 लाख, उसके पास एक ऑप्शन है कि वो टैक्स पे कर सकता है मात्र 6%, 3-3। लेकिन अगर आप इस स्कीम में आते हैं तो इस स्कीम में जिस साल आप आए उस साल का भी टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 50 लाख से ज्यादा हो गया तो तुरंत आपके लिए वो स्कीम बंद हो जाएगी। तो वही बात लिखिए, 6% किसका? on the first supply of goods or service up to 50 lakh made on or after 1st April। मतलब इस लाइन का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, अगर आप इतना भी याद कर लेंगे तो हमारे लिए काम हो जाएगा। इस लाइन का मतलब वही है कि अगर 50 से ऊपर पहुंच गया आपका करंट ईयर का टर्नओवर, जो 7th पॉइंट वहां पे पढ़ा ना, once the turnover breaches the threshold limit the composition levy will be switched off। सेम चीज यहाँ पे 50 लाख से ऊपर है, कंपोजिशन स्कीम, ऑल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम बंद हो जाएगी, तुम रेगुलर स्कीम में आ जाओगे। कंडीशन सब कुछ मोर और लेस वही है। कौन कौन नहीं जा सकता? जो ऐसे गुड्स या सर्विस देता है जो नॉन जीएसटी सप्लाईज है वो नहीं आ सकता। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते, सर्विसेज सप्लाई करो ईसीओ के थ्रू नहीं आ सकते, ये सब आइसक्रीम वगैरह वाले नहीं आ सकते, सीटीपी एंड आरटीपी नहीं आ सकते। तो अल्टीमेटली सब कुछ वैसा ही है जैसा ऊपर वाले में था, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। अब बताइए कोई डाउट अगर आपके दिमाग में आता हो तो? नहीं? हाँ, इंटर स्टेट सर्विसेज में भी प्रोवाइड आप आउटवर्ड नहीं कर सकते, केवल इंट्रा ही कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे आपके बी पॉइंट में लिखी हुई है।
बहुत अच्छा डाउट है इनका। कह रहे जैसे सर मान लीजिए आप कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं और आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हैं या होना चाहते हैं और इंटर स्टेट सप्लाई आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो जैसे ऑनलाइन क्लासेस आप पढ़ा रहे हैं तो क्या ऑनलाइन क्लासेस में जो बच्चे होने चाहिए वो केवल यूपी के होने चाहिए? जैसे आप यूपी के हैं, क्या बच्चे बाहर के हो सकते हैं? बाहर के होंगे तो क्या वो इंटर स्टेट हो सकती है? देखिए कोई चीज़ इंटर स्टेट सप्लाई होती है, एक इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है। इसके लिए हम दो चीज़ें चेक करते हैं, एक लोकेशन ऑफ सप्लायर और एक प्लेस ऑफ सप्लाई। एक एलओएस एक पीओएस, ये दोनों अभी आप आगे सीखेंगे वक्त के साथ, एक टॉपिक आएगा आगे कि कैसे निकलता है कि इंटर है कि इंट्रा है। तो हम ऐसे जनरली जैसे आपने बोला तो देखने में तो इंटर लग रहा है बट वो इंट्रा निकलेगा। तो समझ पा रही हैं हमारी बात को? तो वो लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई देखते हैं, अगर वो दोनों सेम स्टेट में होती तो वो इंट्रा है। तो जैसे हम क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो इंट्रा ही है, वो इंटर नहीं है। बताऊंगा आपको प्लेस ऑफ सप्लाई जब पढ़ाऊंगा। ठीक है, अच्छा डाउट है आपका, दिमाग बहुत तेजी में भाग रहा है आपका। और किसी का कोई डाउट? बढ़िया दिमाग लगाया। चलें आगे। ओके, आपको लास्ट टर्न पे मैंने बताया था कि जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी आमतौर पे किसकी होती है? सप्लायर की। और अगर आरसीएम लग रहा है तो रेसिपिएंट की। और अगर सप्लायर की लाइबिलिटी है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और अगर रेसिपिएंट की लाइबिलिटी है तो उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लाइबिलिटी टू पे जीएसटी, द लाइबिलिटी कंपोजिशन स्कीम से बाहर आ चुके हैं, दूसरा टॉपिक। The liability to pay GST would depend on the mechanism the transaction aligns to, that is the transaction it is related to। उस हिसाब से आपका लगेगी, यानी या तो फॉरवर्ड चार्ज होगा, एफसीएम होगा या आरसीएम होगा। एफसीएम में क्या होता है सर? हियर द सप्लायर इज रजिस्टर्ड विद जीएसटी, supplier registered. He issues tax invoice, collects GST and pays it to the government. Whereas under RCM, recipient pays the GST on the supply on behalf of the supplier directly to the government. Responsibility to pay GST is on the hands of recipient. किसमें? आरसीएम में। अच्छा एक बात बताओ, आईटीसी की बात करें तो आईटीसी किसको मिलता है? रेसिपिएंट को कि सप्लायर को? मतलब जो खरीदते समय आईटीसी मिलता है, खरीदने वाली चीज का कि बेचने का? बेचते हैं तो आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी आती है, उसमें से आईटीसी माइनस करते हैं जो खरीदा है। खरीदते हैं तब आईटीसी मिलता है ना, खरीदते हैं तो इनपुट टैक्स उसका क्रेडिट, रिसिपिएंट को आईटीसी मिल रहा है। आज वो सप्लायर को नहीं मिल रहा है, सप्लायर जब रेसिपिएंट होगा तब मिला होगा उसको, क्योंकि सास भी तो कभी बहू थी, सप्लायर भी तो कभी रेसिपिएंट था, रेसिपिएंट को मिल रहा है ना, सप्लायर को। समझ रहे हैं ना? माल बेचने पे आईटीसी थोड़ी ना है, माल खरीदने पे है। रेसिपिएंट को आईटीसी कब मिलेगा? जब फॉरवर्ड चार्ज लग रहा होगा कि जब रिवर्स चार्ज लग रहा होगा? रेसिपिएंट ने सामान खरीदा, लास्ट टर्न पे समझाया था, एग्जाम्पल के साथ समझाया था, लिख के समझाया था, खा के बैठे हो तुम लोग। आरसीएम लग रहा है तो गवर्नमेंट पास टैक्स रेसिपिएंट जमा करेगा, सामान खरीदा उसने तो रेसिपिएंट जमा करेगा। फॉरवर्ड चार्ज लग रहा है तो सप्लायर को देगा, सप्लायर जमा करेगा। आईटीसी कब मिलेगा? कितने लोग कह रहे हैं फॉरवर्ड चार्ज पे मिलेगा, कितने लोग कह रहे हैं रिवर्स चार्ज पे मिलेगा? अरे नालायकों, मैंने लास्ट टर्न पे ही पढ़ाया था, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फॉरवर्ड चार्ज लगे कि रिवर्स चार्ज लगे, दोनों पे ही आईटीसी अगर एलिजिबल होगे तो मिल जाएगा, नहीं एलिजिबल होगे तो कहीं नहीं मिलेगा। लास्ट टर्न पे ही तो पढ़ाया है मेरे हिसाब से ये। आप ही के बैच में पढ़ाया, हम किसी और बैच में पढ़ा रहे हैं? हमको चुटकी काटो, हम सपना तो नहीं देख रहे? हाँ नहीं, सपना नहीं है। लास्ट वाले क्लास में पढ़ाया था कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे कार खरीदी तो कार पे आईटीसी मिलता ही नहीं है, तो आप फॉरवर्ड चार्ज में होगे तो भी आईटीसी नहीं मिलेगा, उस पर रिवर्स चार्ज लगता होगा तो भी आईटीसी नहीं मिलेगा। इंक खरीदी, अगर आईटीसी के लिए आप एलिजिबल हैं, फॉरवर्ड चार्ज लगता होगा तो भी आईटीसी मिलेगा, रिवर्स चार्ज लगता होगा तो भी आईटीसी मिलेगा। याद आ रहा है? ग्रुप वन वाले बच्चे कह रहे थे मैम कहती है बड़े गजनी है, और आप लोग ग्रुप टू वाले बच्चे बड़े बड़े गजनी है, कल का ही भूल जाते हैं। It may be noted although that ITC can be availed in both the above scenarios by the recipient. ITC ले सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। ये कब तक भूलोगे? आज शाम तक? कब तक? अब कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट? मेरी कुछ बातें जो हम बोलते हैं इसे कहीं लिख लिया करो, जब लोग लगता है हम भूल जाएंगे,
कहीं लिख लिया करो, भूलोगे नहीं। थोड़ा सा फोन कम चलाया करो घर पे। रील्स देखते हो? ना देखा करो। बादाम खाते हो? वो भी नहीं चल पा रहा है, तो भी भूल जा रहे हैं। कितने लोग खाते हो बादाम? हर चीज। चिंता ना करो, नजर नहीं लगाएंगे, बताओ। हाँ हाँ हाँ, अरे बड़ा महंगा आइटम, हम नहीं बताए। भिगो के 4-5 बादाम रोज सुबह खा लिया करो। वो बहुत, ऐसी बुद्धि कैसे हो गई तुम लोगों की? हम लोग को पता है, मेरे को आज भी कुछ कुछ बातें अपने टीचर की पढ़ाई हुई याद आ जाती है। वो कितने साल पहले आप कल का भूल के आ जाते हैं, तो ये बड़ा आश्चर्य हो जाता है आपके ऊपर, कैसे आप भूल सकते हैं कल की बताई हुई बात। फॉरवर्ड में मिलेगा, फॉरवर्ड पे मिलेगा सर, रिवर्स पे। मेरे से बात किसी और से भी ट्यूशन लेने जाते हो क्या? आमने सामने कहीं और तो नहीं चले जाते हो कि इसके बाद अभी सर को और से पढ़ाते जा करके, फिर वो कोई और इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब बेटा ये, इसका मतलब ये, आम का मतलब अमिया होता है। ऐसा तो नहीं पढ़ के आते कहीं पे। चलो, थैंक यू सो मच। यही करते हैं आज के लिए, अब इतना ही आप रिटेन कर लें, बड़ी बात है। थैंक यू।